540 करोड़ रुपए का घोटाला, पहले डीएसपी से बनी आईएएस और अब जेल में कैदी हैं। कभी सरकार की गुड बुक्स में शामिल, आज सलाखों में कैसे कैद हैं। कैसे इन्होंने अपनी पावर, अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। इन्हें ट्रैप करना इतना आसान नहीं था। और अब निलंबित आईएएस रानू साहू का भविष्य क्या होगा। आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सपना आज देश के सैकड़ों नौजवान देखते हैं। लोगों की सेवा करना, जमीनी मुद्दों का हल निकालना इस पेशे की पहचान होती है। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ नाम ऐसे भी आए हैं जिन्होंने इस पेशे को दागदार कर दिया है। हाल ही में आपने खबर पढ़ी होगी कि किस तरह जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मगर वो पूरा मामला क्या है जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, इसे समझने से पहले मैं आपको रानू साहू का बैकग्राउंड बता देता हूं। ये 2010 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। इनका बर्थ प्लेस छत्तीसगढ़ का गरियाबंद है। रानू साहू बचपन से ही स्टडीज को लेकर काफी फोकस्ड थी। बताते हैं कि उनके स्कूल और कॉलेज में वो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक हुआ करती थी। पुलिस की ड्रेस को लेकर बचपन से ही उन्हें एक उत्सुकता थी। तभी इसलिए इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का सपना भी देखा था। इसलिए कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2005 में रानू साहू का सिलेक्शन डीएसपी के लिए हुआ। उन्होंने डीएसपी की नौकरी ज्वाइन भी की। फिर इसके बाद उन्होंने नौकरी में रहते हुए ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की। साल 2010 में उन्होंने यूपीएससी क्लियर की और छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी बनी। उनकी पहली पोस्टिंग कांकेर जिले में हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में उन्हें पोस्ट किया गया। वहीं मंत्रालय में कई अहम जिम्मेदारियों को भी इन्होंने संभाला हुआ है। एक बात और, रानू साहू के पति का नाम जयप्रकाश मौर्य है, जो कि एक आईएएस ही हैं। वो भी मंत्रालय में पदस्थ हैं। लेकिन 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है रानू साहू रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसी दौरान एक कोयला घोटाला, डीएमएफ स्कैम सामने आया था। पहले आपको बताता हूं कि ये डीएमएफ क्या है। डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है जिसका एस्टेब्लिशमेंट माइनिंग वर्क से इफेक्टेड लोगों, यानी जो खनन कार्यों से प्रभावित हुए हैं, उनके हित में काम करना है, उन्हें लाभ पहुंचाना है। खनन कंपनियों से जो रॉयल्टी मिलती है उसका 1% से वित्त पोषण करना है। डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ वहां के लोगों की हेल्थ, उनके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता है। जो लोग प्रभावित होते हैं उनमें से ज्यादातर आदिवासी हैं और जो देश के सबसे गरीब समुदायों में से हैं, उन्हें भी अपने निवास स्थान से निकाले गए प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने का अधिकार है। अब आगे, ईडी ने क्लेम किया कि छत्तीसगढ़ में कई ऑफिसर्स और बिजनेसमैन एक अपना ग्रुप चलाकर कोयले के परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की वसूली कर रहे हैं। इस मामले में ईडी ने पूरे छत्तीसगढ़ में कंटिन्यूअसली रेड की। ईडी के मुताबिक इसमें कारोबारी, कांग्रेस पार्टी के नेता और कई बड़े ऑफिसर्स शामिल थे। ये पूरा घोटाला करीब 540 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जाता है। कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में डिपार्टमेंट ने सबसे पहले रानू साहू के गवर्नमेंट हाउस, उनके पर्सनल होम, यहां तक कि उनके ऑफिस में रेड मारी और ईडी ने इस मामले में रानू साहू से लंबे समय तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित आईएएस रानू साहू जब कोरबा में कलेक्टर थी तब वो इस कोल लेवी स्कैम में इन्वॉल्व थी। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने धारा 120B 420 के तहत केस दर्ज किया। इस केस में यह फैक्ट निकलकर सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की गई। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि टेंडर अमाउंट का 40% गवर्नमेंट ऑफिसर को एज अ कमीशन इसके लिए दिया जाता था। और जहां तक प्राइवेट कंपनियों के टेंडर की बात है, उस पर 15 से 20% अलग अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों के लिए फिक्स्ड था। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी पाया था कि आईएएस अफसर रानू साहू और कुछ अन्य अधिकारियों ने अपने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। टेंडर लेने वाली पार्टी से मिलकर किसी चीज की असल कीमत से ज्यादा का बिल भुगतान कर दिया और आपस में मिलकर साजिश करते हुए पैसे कमाए गए। और फिर 22 जुलाई 2023 को ईडी ने रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया। अब इसके पहले एक घटना और हुई थी। वो ये थी कि तत्कालीन मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा में मेजर ध्यानचंद चौक से दर्री डैम तक बनी नई सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे अधूरी रोड को लेकर जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं पूरे प्रदेश की सड़कें बने। कोरबा की स्थिति थोड़ी सी अलग है। पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में कोई कलेक्टर सड़कों को रोकने का काम नहीं कर रहा है, केवल कोरबा जिले में कलेक्टर कर रही हैं। ये उनका निजी स्वार्थ है और वो क्या हासिल करना चाहती हैं, ये जांच का विषय है।
कलेक्टर का आचरण भ्रष्ट है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं, चाहे वो बालोद की कलेक्टर रही हो, हेल्थ की डायरेक्टर रही हो या फिर जीएसटी की कमिश्नर रही हो, और अब वो कोरबा में भी वही काम करना चाहती हैं। लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयसिंह अग्रवाल के इस बयान के बाद माहौल बहुत गर्मा गया था। इस विषय पर अलग से एक केस स्टडी वीडियो बनाई जा सकती है। वहीं बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर रहते हुए तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने उन पर जो नाराजगी जाहिर की थी वो भी काफी हेडलाइंस में रही थी। खैर, डीएमएफ घोटाले में महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी माया वारियर का भी नाम सामने आया था, जिनका रानू साहू से सीधा संबंध होने की बात कही गई। माया वारियर वही है जो कोरबा में आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त पद पर रह चुकी हैं। ईडी ने पहले ही माया वारियर को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि जब रानू साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई तब माया के भिलाई स्थित ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई थी और कई डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए। एलिगेशन तो यह भी है कि रानू साहू जब कोरबा में कलेक्टर थी तब उन्होंने अपनी पोजीशन का यूज करते हुए माया वारियर का ट्रांसफर कोरबा करा लिया था। डीएमएफ फंड के कामों में महिला एवं बाल विकास विभाग को एजेंसी बनाने की प्रक्रिया में भी दोनों के शामिल होने के आरोप हैं। ईडी ने अब तक इस केस में कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय में काम करने वाली अधिकारी सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। 222 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है और ये पूरा मामला अब भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इसे स्टेट का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइम मानते हुए इसकी कंप्लेंट एंटी करप्शन ब्यूरो से भी की थी। जेल में बंद रानू साहू ने हेल्थ इश्यूज का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों प्रमुख घोटाले कोल लेवी और डीएमएफ में उनकी सीधी संलिप्तता पाई गई है और इसकी जांच भी जारी है। कोर्ट ने उनके वकील के दिए तर्क को अमान्य बताया है। वैसे अब रानू साहू की हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि इसके बाद अब वो ऊपरी अदालत में जा सकती हैं। उनके वकील का कहना है कि साजिश के तहत रानू साहू को इस केस में फंसाया जा रहा है। उनका कहना था कि कोल लेवी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, मगर एक के बाद एक केस लगाकर उन्हें जेल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, 1-2 महीने और रह सकती हूँ। यहाँ आपको यह भी बता दें कि 20 नवंबर को डीएमएफ यानी जिला खनिज निधि घोटाले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने भी खारिज कर दिया था और इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वहीं ईडी के रायपुर जोनल दफ्तर ने 9 दिसंबर 2024 को जारी एक अंतरिम कुर्की आदेश के बाद जमीन, आवासीय संपत्तियां, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित कई संपत्तियों को कुर्क किया। जिला खनिज निधि घोटाले से जुड़े केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस रानू साहू सहित 9 लोगों की 21.47 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। डीएमएफ यानी जिला खनिज निधि घोटाले में धन शोधन के तहत जांच अब भी जारी है। रानू साहू फिलहाल तो जेल की 4 दीवारों में ही कैद रहेंगी, लेकिन आपको क्या लगता है, उनके ऊपर जो ये तमाम सारे आरोप हैं, ये एलिगेशंस लगे हैं, क्या उनमें पूरी तरह से सच्चाई है? और क्या वाकई कोई आईएएस अपनी पावर, अपनी पोजीशन का ऐसा मिसयूज कर सकता है? और क्या उनकी गिरफ्तारी बाकी ऐसे ऑफिसर्स को भी सीख देगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और केस स्टडी वीडियोस और इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।